हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैलेंजेस उन्हीं क्लासेज। आप पिछले वाले वीडियो में फिजिक्स में टॉपिक पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिक्स खत्म होकर मॉडर्न फिजिक्स का भाग स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हमने बताया था कि पदार्थ और विकिरण के दो गुण होते हैं, दो प्रकृति होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कशंस करना था। और पिछले वाले लेक्चर्स में आपने ये भी देखा था कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का खोज पढ़े थे, डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे कैसे किन वैज्ञानिकों ने किस आधार पे और किस तरह से किया, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। हालांकि इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानकारी लेना है, क्योंकि हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन को खोजा है कि कैसे कैसे वो आया, इलेक्ट्रॉन का पता किस तरह से चला, किन वैज्ञानिकों द्वारा पता चला, ये सारा चीज़, और कब पता चला, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान वगैरह, उसका आवेश वगैरह क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर में आज हम लोग लेक्चर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये आप टॉपिक पढ़ोगे तो, काफ़ी मन से पढ़ोगे तो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है। आज पहले तो आप इलेक्ट्रॉन का खोज पढ़े थे, लेकिन आज से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, आज से आपका नोट्स भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में एक और आपका फ़ायदे वाली बात ये होगी कि आज का जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसी टॉपिक के बेस पर पूरा ये एक्सरसाइज होगा, यानी ये जो आप लेसन पढ़ रहे हो ये पूरा लेसन इसी के बेस पे होगा। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, हम लोग को इसको आराम से समझना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे कुछ टॉपिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें आपका लेक्चर 2 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, जो आप चैप्टर का आपका नाम था। आज का जो टॉपिक मुझे पढ़ना है, इतना टॉपिक पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। अगर टाइम कम ही टाइम में अगर ये सारा हो गया तो फिर और भी टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इसमें अगर टाइम लगा तो हम लोग इतना ही टॉपिक आज पढ़ के रख लेंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है, मुझे पढ़ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैंने पढ़ लिया। और अब मुझे इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या इसके अलावा और भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, तो वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन के बारे में। तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन वोल्टिंग, ये सब इसी से रिलेटेड है। और फिर लास्ट जो टॉपिक हम लोग आज का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, या शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन एमिशन भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। इसका फिर ये 4 भाग है, एमिशंस का ही 4 भाग है, थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन। तो ये सारा टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे, क्या टॉपिक है। सबसे पहले चलते हैं इसमें, ध्यान देना, नोट्स वगैरह तो सारा आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा डिस्प्ले पे कुछ देर बाद। अभी आप समझो, टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी अभी जो मुझे पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉपी पे चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। हिंदी में क्या लिखोगे, विकिरण एवं पदार्थ का द्वैत गुण, विकिरण एवं पदार्थ का द्वैत गुण, या गुण के जगह प्रकृति भी लिख सकते हैं, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ठीक है। और ये आपका लेसन फर्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, ये सब आप मेंशन कर लेना, उसी दिन लिखवा दिए थे। और आज का सबसे पहला टॉपिक ये लिखोगे, स्टार बना के ये टॉपिक लिखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप लिख लो ये पहले, ठीक है। और लिख लिए तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब हम लोग, पहले आपको समझना है, अब लिखना नहीं, अब तो सारा डिस्प्ले पे वो आपको लिख के दिया हुआ रहेगा डेफिनेशन, तो वो आप उतार लेना। फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है। अच्छा, नाम से थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मुक्त का मतलब फ्री, है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है फ्री, या फ्री के जगह पे मुक्त। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र हो। मैंने क्या बोला, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र हो, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन वो किससे स्वतंत्र हो, क्वेश्चंस ये आता है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो फ्री हो, किसी चीज़ से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन किससे, ठीक है। तो इसके लिए हमको याद, थोड़ा सा केमिस्ट्री के टॉपिक में जाना होगा। आप थोड़ा याद करो, सबने पढ़ा है ये बात कि जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, या मेटल्स हो गए, कोई भी सब्सटेंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर यानी धातु अधातु, कोई भी हो गए, वो क्या होते हैं, वो
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम एटम रखा गया है। ठीक है, अच्छा इस एटम का भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे, लेकिन अगले वाले चैप्टर में। हम लोग का जैसे ये वाले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला जो आपका मॉडर्न फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर आएगा उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना किस तरह से हुई है। जैसे कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एटम का कंस्ट्रक्शन करेंगे और एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, किस तरह से वो बिहेव करता है, वो सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। फिर एक और आपका ऐसा भी चैप्टर आएगा जिसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होगा, नाभिक के बारे में, थर्ड चैप्टर। तो बहुत सारा चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा। 5 टोटल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाएगा आगे, अभी आपको थोड़ा नॉर्मली आप 8-9 से ही पढ़ रहे होंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, पदार्थ यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, वेरी टीनी पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। सॉरी, टीनी लिख दिया तो फिर स्मॉल लिखने का ज़रूरत नहीं है। वेरी टीनी पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण, ठीक है, ध्यान से समझना, छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं और उन छोटे छोटे कण को हम लोग परमाणु यानी एटम कहते हैं। सबको ये बात पता होगा, ठीक है। एटम्स लिख दे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो बहुत सारे जितने भी सब्सटेंस इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में आपको जितने भी सब्सटेंस दिख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक का सब्सटेंस, वो सारे एक छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बने हैं, ठीक है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम साइंटिस्ट लोगों ने एटम रखा है, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बात ही आ जाता है कि पूरे पदार्थ का रचना ही एटम से हुआ है, एटम से ही हुआ है। मॉलिक्यूल्स वगैरह, अणु वगैरह भी आएगा, अभी जो यहाँ पे यूज है हम उतना ही तक पढ़ा रहे हैं। तो एटम यानी परमाणु। अच्छा, अब आपको एक बात याद होगा, हम लोग थर्ड चैप्टर में और भी इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि परमाणु जो होते हैं, हमने परमाणु, बहुत छोटे होते हैं परमाणु, लेकिन हमने एक बड़ा सा परमाणु बनाया, क्योंकि अगर हम इतने छोटे होते हैं कि एटम्स की वो हमारे आंखों से दिखते भी नहीं हैं, वो माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो अब मान लो कि अब उतना छोटा बना दिया जाए तो फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम आपके सामने एक बड़ा सा फिगर बनाए, एक एटम से, ठीक है। इस एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये सारा चीज़ आने वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे कैसे नाम रखा गया, सारा चीज़। लेकिन अभी आप नॉर्मली थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन के टॉपिक को समझने के लिए एक बार रिमाइंड करवाते हैं थोड़ा सा, कि एक परमाणु, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उस एटम्स के सेंटर में, ठीक है, उस एटम के सेंटर में एक जो स्पेस होता है, एक जगह होता है, जिसको हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और न्यूक्लियस और नाभिक एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर इस एटम का पूरा मास डिपेंड करता है। मास यानी द्रव्यमान। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, कि किसी भी एटम का सेंटर, जिसको न्यूक्लियस कहा गया, न्यूक्लियस पे ही इस एटम्स का होल मास डिपेंड करता है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान कैसे होता है, मास, तो उसी तरह से एटम का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो सेंटर पे ही सेंट्रलाइज होता है, वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होता है। यानी इस सेंटर पर वो केंद्रित रहता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब केंद्रित, यानी इस सेंट्रलाइज्ड को सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड कह दो या केंद्र में केंद्रित कह दो। केंद्र ना कह के ये भी बोल सकते हैं कि नाभिक में केंद्रित रहता है, यानी कि न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज्ड रहता है। यानी किसी भी एटम, कोई भी दुनिया का कोई भी एटम्स ले लो, तो उस एटम्स का जो मास होगा वो उसके सेंटर बोले तो नाभिक यानी न्यूक्लियस पर केंद्रित रहता है, सेंट्रलाइज्ड रहता है, ठीक है। संपूर्ण द्रव्यमान, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो वहीं पे उसका मास डिपेंड रहता है, ठीक है। दूसरा एक और बात याद रखिएगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम आपको सेकंड चैप्टर जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगा कि प्रोटॉन का खोज कैसे कैसे किया गया, न्यूट्रॉन का खोज कैसे कैसे किया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। लेकिन वो हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है, तो वो 10th या 8th में जो आपने नॉर्मली पढ़ लिया उस बेस को हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहला बात, किसी भी एटम्स का होल मास सेंट्रलाइज होता है कहाँ पे, नाभिक में, यानी न्यूक्लियस,
सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रित रहता है, ठीक है। अच्छा, उस नाभिक के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान से समझना, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रोटॉन, दो या दो से अधिक प्रोटॉन भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक प्रोटॉन भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन भी अलग अलग हो सकते हैं, ढेर सारा, 2 4 5 कितने भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का सब्सटेंस लिया है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी आप समझो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसमें 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 प्रोटॉन हो जाए, 3 न्यूट्रॉन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रोटॉन जाएगा उतना न्यूट्रॉन ही हो, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटन्स के बारे में, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक, ऐसे ऐसे सम न्यूट्रॉनिक का टॉपिक आएगा। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो सिर्फ 2 चीज़, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या कितनी भी हो सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो सकती है, ठीक है। अब अनलिमिटेड नहीं, एक, क्योंकि आप अपने पास एलिमेंट लिमिट है ना, अभी तक जितना तत्व का खोज हो चुका है उसी के बेस पर रहेगा। लेकिन हो सकती है 2, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तीसरा बात आपको ये याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट है। कक्षा जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसको इंडिकेट किया जाता है KLMN, ये सबसे कैपिटल। फिर उपकक्षा भी होता है, सब ऑर्बिट। फिर कक्षक भी होते हैं, ऑर्बिटल, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सीधा उल्टा, यानी घड़ी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, तो उल्टा ऐसे इधर की ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे टर्न करते रहता है, ठीक है। चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चारों तरफ वो घूमते रहता है। तो और अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला भी पढ़े होगे 2n², कि पहले वाले कक्षा में वो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैक्सिमम, है ना। एक भी हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरे वाले कक्षा में n का वैल्यू 1 रखे तो 2 आया, दूसरे वाले n का वैल्यू 2 रख दो तो दूसरा कक्षा हो गया, तो 8 आ जाएगा रिजल्ट। यानी दूसरे वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, उससे कम रह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रह सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं। थर्ड वाले कक्षा में फिर n का वैल्यू 3 रख दो तो थर्ड कक्षा आ गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 यानी 18, फिर 32, ऐसे ऐसे आप समझ रहे हो। तो ये सब आप पढ़े हो पहले से। यहाँ पे कुल मिला के हमको बताने का मकसद ये था कि आप एटम्स के बारे में थोड़ा सा जान लो, जिससे कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा सके आपको, ठीक है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र हो। तो किससे स्वतंत्र हो, ये क्वेश्चन अपना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन ये है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो किससे। अगर ये चीज़ हम जान गए तो क्लियर आपका टॉपिक। इसीलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स, उसको एटम्स बोलते हैं। एटम्स का जो सेंटर होता है उस पर पूरा उसका मास सेंट्रलाइज होता है, यानी द्रव्यमान केंद्रित, जिसको नाभिक के नाम से जाना जाता है। उस नाभिक के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाहर, उस न्यूक्लियस यानी नाभिक के बाहर चारों तरफ कक्षा होते हैं, ऑर्बिट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और उस कक्षे में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, ये चार्जलेस है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है वो सब पता चलेगा आपको आगे। तो ये प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो इसीलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिवली माना जाता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज्ड है, यानी कि धन आवेशित। न्यूक्लियस क्या है, धन आवेशित है। क्यों है धन आवेशित, ध्यान से समझना, न्यूक्लियस धन आवेशित है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है, और प्रोटॉन पे कौन चार्ज है, प्लस। तो इसके अंदर मेजॉरिटी किसका है, यानी बहुता, यानी ज्यादा मात्रा किसका है, मेजॉरिटी किसका है, तो वो प्लस का है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसीलिए इस पे माइनस तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसमें जो भी है सारा प्लस है, तो इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो आपका निगेटिव चार्ज होता है,
और ऐसा भी आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कर रहे थे तो देखा गया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया था, तो वो जो पार्टिकल्स आ रहे थे रे का वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। तो प्लस को कौन खींच सकता है? माइनस। या माइनस को कौन खींच सकता है? प्लस। तो बाहर प्लस थे और प्लस ही की तरफ वो आ गया तो पक्का वो माइनस रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस था, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई नहीं है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आगे चल के, ठीक है। और पता करना क्या, नॉर्मली आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, तीनों पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजो। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ प्लस चार्ज होंगे, एक तरफ माइनस चार्ज होंगे। जब तुम इलेक्ट्रॉन को भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन खुद से घूम जाएगा प्लस के तरफ। तो प्लस के तरफ कौन घूमा? माइनस। तो पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। अगर तुम वही इसको प्रोटॉन को भेजोगे तो प्रोटॉन चला, एक तरफ प्लस चार्ज था, एक तरफ माइनस, फील्ड बनाया हुआ है। प्रोटॉन को भेजोगे तो माइनस की तरफ जाएगा, पक्का जाएगा। वो तो एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो प्रोटॉन माइनस की तरफ चला जा रहा है, तो माइनस किसको खींचेगा? प्लस को। तो ऑलरेडी प्लस पॉजिटिव चार्ज है। और वही न्यूट्रॉन को डालोगे तो न्यूट्रॉन ना तो इधर जाएगा ना इधर, सीधे पार हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वो चार्जलेस है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से पता करने का बहुत सारा व्यवस्था है, हालांकि हम लोग को तो साइंटिस्ट लोग खोज करके दे दिए। तो यहाँ तक आप बेसिकली समझ गए होंगे टॉपिक कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एटम्स बनता है। उस एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी धन आवेशित, क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्लस है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। बाहर इलेक्ट्रॉन आपका माइनस चार्ज है। पहले कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसका फॉर्मूला 2n² है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वापस आएगा, फिर से हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में और फिर सारा लिखवाएंगे, ये आप समझ गए, ठीक है। तो अब देखो, ये जो तुम इलेक्ट्रॉन देखे, ये इलेक्ट्रॉन कंफर्म इसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा, इसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा। हालांकि अपना ऑर्बिट चेंज करता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में। ये अपना ऑर्बिट चेंज करता है कब? जब आप इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिएगा। नहीं समझे? जैसे कि आपके पास अगर 10 रुपया है तो सपोज आप एक छोटे से दुकान में शॉपिंग करने गए, लेकिन आपके पास अथाह पैसा है, तो आपको अगर कोई भी सामान खरीदना है तो आप एक अच्छे से वीआईपी दुकान में जाओगे। यही चीज़ है। अगर इसके पास एक नॉर्मल सा नेचुरल एनर्जी है, जितना एनर्जी इसके पास होता है, तो वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन हम अगर इसको बाहर से ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो ऑलरेडी ये फुदफुदाए लगेगा, है ना। यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी मिल गया, पैसा ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा? ये उस ऑर्बिट में जाना चाहेगा जहाँ इसका एनर्जी बैलेंस हो सके। अभी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, नॉर्मल सा पैसा है, 10,000 रुपया कमा रहा है कोई आदमी, तो झोपड़ी बना के कहीं पे अपना घर चला रहा है। लेकिन जो महीने का फिर करोड़ों कमाए लगे, करोड़ों कमाने लगेगा, फिर तो वो इस जगह को छोड़ेगा ना। और अगर जगह नहीं भी छोड़े तो फिर यहाँ पे आलीशान वेल्डिंग बना देगा। यही चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते हैं, बाहर नहीं आ सकते, एटम्स के बाहर करना पॉसिबल नहीं। अगर कर दोगे तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे वो चैप्टर्स में बताया जाएगा कि जितना प्लस चार्ज होता है किसी भी एटम्स के अंदर, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। और अगर एक माइनस भी अगर आप निकाल दिए तो प्लस का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर खींच लेगा, अनस्टेबिलिटी फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियस का, और एटम्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस है, तो बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर एक भी निकला तो फिर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो ये नहीं निकलता है। लेकिन और ये एक रूल्स को फॉलो करता है, ये लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमते रहता है। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी संबंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध इलेक्ट्रॉन। समझे? मैंने क्या बोला? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एटम में बंधा हुआ है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एटम यानी परमाणु में बंधा हुआ है, ठीक है, वो है बाउंड इलेक्ट्रॉन। बंधा हुआ है, बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी वो संबंध बना के रखा है। जब बंधा हुआ है तो संबंधी है ना एक तरह का, तो वो एक संबंध इलेक्ट्रॉन है, बाउंड इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है। तो परमाणु के अंदर आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दें, जो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन संबंध इलेक्ट्रॉन यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। कभी मत भूलना ये बात, ठीक है। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या? अब हमने बोला था कि मुक्त, जो फ्री हो, किससे फ्री हो? तो एटम से फ्री हो। जो एटम के साथ बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन था, एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है बाउंड इलेक्ट्रॉन, संबंध इलेक्ट्रॉन।
और जो इलेक्ट्रॉन एटम्स से बंधा नहीं हो, एटम से फ्री हो, एटम्स के रूल्स को फॉलो ना करे, वो नाभिक के चारों तरफ घूमने के चक्कर में नहीं है, वैसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो होता कहाँ है? तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि किसी कंडक्टर्स वगैरह में, ये थोड़ा मिटाते हैं, किसी कंडक्टर्स, मान लो एक धातु है कोई भी, ठीक है, उस धातु में बहुत सारा परमाणु, ऐसे परमाणु को तो मैंने इतना बड़ा बनाया था, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, हमें नॉर्मली हम मान लेते हैं कि वही परमाणु है, ढेर सारा पदार्थ के अंदर ये वाला परमाणु ढेर सारा है। उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, और अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक डॉट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन और संबंध इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो परमाणु में नहीं होंगे, परमाणु से बाहर होंगे, यानी बहुत सारे, एक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं और उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु से बाहर अनियमित रूप में घूमते रहते हैं। अनियमित रूप यानी इरेगुलर फॉर्म में, अनियमित रूप यानी इरेगुलर फॉर्म में घूमते रहते हैं। कोई नियम को, वो जरने मंतरने ऐसे 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 बॉन्ड बनाने के चक्कर में इधर उधर घूमते रहता है। वो कहीं, वो ना तो न्यूक्लियस, क्योंकि परमाणु के अंदर है ही नहीं, वो परमाणु से बाहर है, ऐसी पदार्थ में इधर उधर घूम रहा है परमाणु से बाहर। और परमाणु के अंदर जो है वो संबंध बना के रखा है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन, संबंध इलेक्ट्रॉन। और जो परमाणु के बाहर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूमते रहते हैं अनियमित रूप में, बिना किसी नियम के, वो इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब सोचोगे कि अगर ये कोई नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब क्या है? बहुत ज्यादा मतलब है इस इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन इतना फायदेमंद है क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन के कारण आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, है ना। यहां अगर हम पढ़ा रहे हैं और आपको यहां लाइट भी दिख रहा है, आप मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो मोबाइल चार्ज भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण, और इस इलेक्ट्रिसिटी का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। बड़ा कंफ्यूज हुए होगे, सब चीज डिटेल समझ में आएगा। अभी आप आराम से इस कहानी को समझो। क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। तो ऑफ कोर्स है, यानी कि अगर आपके पास तीन तरह के पदार्थ हैं, जैसे आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा कि आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर यानी चालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक, है ना, और एक सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो दो पे चलते हैं, चालक और कुचालक पे। चालक को सुचालक के नाम से भी जाना जाता है, चालक यानी कंडक्टर और कुचालक यानी इंसुलेटर। तो डिफिनीशन आपने पढ़ लिया होगा कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए या उष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए, एक ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश या उष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए, वो होता है चालक यानी कंडक्टर, है ना। और एक ऐसा पदार्थ जिसमें उष्मा और आवेश का प्रवाह आसानी से न हो, वो है कुचालक यानी इंसुलेटर। मैंने क्या बोला? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट और हीट का फ्लुएशन ईजिली हो जाए, वो कंडक्टर है यानी चालक या सुचालक भी। और जिसमें ईजिली न हो हीट और करंट का फ्लुएशन, वो है अचालक यानी इंसुलेटर। आपने ये डिफिनीशन पहले ही पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, जितने भी धातु हैं वो चालक हो सकते हैं, यानी मेटल्स, धातु यानी धातु सब चालक हैं, यानी जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स समझ रहे हो, मेटल्स यानी धातु, वो सब कंडक्टर है। और जो नॉन मेटल्स हैं यानी अधातु, ये अचालक है या उसको कुचालक भी बोला जा सकता है, ठीक है, इंसुलेटर। तो ये तो आपने डिफिनीशन पढ़ा था, लेकिन सॉलिड डिफिनीशन, जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो ये है, हालांकि वो भी गलत नहीं है, लेकिन रियल मतलब का डिफिनीशन का ये होना चाहिए कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, वही कंडक्टर है, कंडक्टर यानी चालक। इसके कारण से उसमें कंडक्टिविटी का गुण कैसे आता है, वो चालक कैसे बनता है, वो भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। बस पेशेंस रखना है, बहुत चीज़, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे हार्ड टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, वो है मेटल्स। मेटल्स तो कंडक्टर भी बोला जा सकता है। और जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है या है ही नहीं, वो है इंसुलेटर यानी अचालक। जैसे आप पढ़े होंगे कि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, चांदी जो है वो एक सबसे अच्छा चालक है। तो आपको पता होना चाहिए चांदी सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है।
चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके कारण उसमें कंडक्टिविटी का गुण है। और इसके कारण से कंडक्टिविटी कैसे आता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे धीरे धीरे। ठीक है, समझ गए? इतना तक आप बात समझ गए कि कंडक्टिविटी का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिसिटी चालक, कोई पदार्थ चालक तब होगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और जब चालक होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, विद्युत धारा, है ना। तो चालक के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है काम का चीज। यानी सब बातों को अब शॉर्ट में एक बात समझिए कि दुनिया का कोई भी पदार्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और उस पार्टिकल्स का नाम है एटम। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक, और उस न्यूक्लियस और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए उस पूरे नाभिक को हम लोग धन आवेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी परमाणु का, एटम्स का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो उसी न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, उसी पे केंद्रित रहता है, उसी पे सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ, कक्षा में घूमते रहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी संबंध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एटम से रिलेशन बना के रखा है। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाहर अनियमित रूप में पदार्थ में घूमते रहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु से बाहर, खास करके धातु में ही, क्योंकि अधातु में नहीं होते हैं, है ना, धातु में अनियमित रूप से वो इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक तो आप समझ गए कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, वो इसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित करवाएंगे। उत्सर्जित मतलब बाहर निकलवाएंगे, अंदर वाले को नहीं, बाउंड इलेक्ट्रॉन को नहीं। हमने बताया कि अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दोगे तो एटम्स का स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, एटम्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जब एटम्स खत्म तो सब्सटेंस का रचना ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एमिशन करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है, वो इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये होता कहाँ पे है? तो धातु में, यानी कंडक्टर्स, जैसे कि मेटल्स, तो मेटल्स तो कंडक्टर हैं, है ना, यानी धातु जितने भी है वो चालक हैं, या सुचालक भी बोला जा सकता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप समझ गए, डिफिनीशन वो है कि किसी भी मेटल्स में या किसी भी धातु में क्या होते हैं, अनियमित रूप में यानी इरेगुलर फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के बाहर यानी एटम्स के बाहर में घूमते रहते हैं, उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। डिफिनीशन कैसे लिखना है? तो डिफिनीशन आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप यहाँ से इस डिफिनीशन को अच्छे से उतार लो। टॉपिक का नाम आपने लिख लिया था, चलो यहाँ से उतार लो। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। अच्छा, एक और बात, आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और बात हम बताना भूल गए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हिंदी में फ्री इलेक्ट्रॉन को तो आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, या इसको चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। नीचे लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पता है, नाम कैसे पता चला? क्योंकि ये एटम से मुक्त है, एटम से फ्री है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन चालन क्यों? तो अभी हम आपको टॉपिक बताए थे कि कोई भी पदार्थ में जो चालकता का गुण होता है यानी कंडक्टिविटी, कोई भी पदार्थ चालक यानी कि कंडक्टर तब होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी कंडक्टिविटी होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो उसी आधार पर इसका नाम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी, कंडक्टर, कंडक्टिविटी का गुण आता है इसके कारण, इसीलिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन उसके नाम पे रख दिया गया, हिंदी में चालन इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अगला जो आपका टॉपिक है, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। मजा आ रहा है ना? काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में। वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना। वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, फिर से सुनो, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ठीक है, एनर्जी
ऊर्जा, ठीक है। कैसा एनर्जी? तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। यानी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। बस ये डिफिनेशन हो गया। वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन क्या है? तो कार्यफलन एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड नीचे लिखा गया जगह के कारण, तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी यानी एक न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है। लेकिन हो गया डिफिनेशन, लेकिन किस बात का, किस लिए ये है न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, ये बात मुझे समझना और इसका डिफिनेशन खत्म। तो चलो ध्यान से समझते हैं। हमने क्या बोला कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ लिया। मेनली जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये सब तो बेसिक चीज़ है। इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन है। काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि जब ये सब इलेक्ट्रॉन एमिशन वगैरह आप जान लोगे ना, तो सोलर सेल का निर्माण कर सकते हो। सोलर सेल सौर ऊर्जा होता है, जो आप देखो छत पे लगता है सोलर सेल, वो इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आप समझोगे। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे समझ जाओगे और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जानोगे यहाँ पे, फिर हम लोग चौथे चैप्टर में चलेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे ये आएगा आपका सोलर सेल के बारे में पढ़ना, एलईडी के बारे में भी पढ़ना होगा, और उस एलईडी में भी इस इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब रहेगा। तो लगातार चार चैप्टर इसके टॉपिक पे डिपेंड करता है, इस टॉपिक पे चार। ये तो खुद का ही जो लेसन फर्स्ट इस पे डिपेंड करता ही है, बाकी का आने वाला 3 एक्सरसाइज भी इस पे डिपेंड करता है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ये दोनों टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाना है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, हमने क्या बोला कि एक आप पदार्थ ले लो, उस पदार्थ में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, पार्टिकल्स यानी एटम्स। उस एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमने बड़ा करके बना के दिखा दिया। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम्स के बाहर, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो छोटे ही होंगे एटम से, लेकिन ई लिखने में थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो मान के चलो ऐसे एटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, सिल्वर ही ले लेते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे इधर उधर चल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। ये सब तो आप पढ़ लिया। हम चाहते हैं, मेरा मन है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम इस सरफेस से बाहर निकाल दें, क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते क्योंकि स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, और फ्री इलेक्ट्रॉन के निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी एटम से अलग है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन चला है बाहर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा? इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा? कि जब हम अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये पक्का एक वर्क करेगा। ध्यान दो, वर्क करेगा कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ चलाया तो पक्का किसी फोर्स के कारण कोई ना कोई बल लगाया होगा। या तो हम एक्सटर्नल बल दे दिए, एक्सटर्नल फोर्स, या तो हो सकता है आपने खुद के अंदर से बल लगाया। जैसे कि ये हाथ, हम इस हाथ के जरिए, इस उंगली के जरिए हम इस हाथ को ठेल सकते हैं, ढकेल सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। मैंने बाहर से फोर्स दिया, या तो हम अपने इंटरनली ताकत का भी यूज करके हम इस हाथ को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक सपोर्ट लिए और एक ऐसे ही। तो दो, अगर हम चाहे कुछ भी हो, हम एक्सटर्नली सपोर्ट ले, बाहर से सपोर्ट ले, या खुद के सपोर्ट से हम इस कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां करें, तो एक फोर्स तो लगा, बल, और साथ में ये वस्तु विस्थापित हुआ, डिस्प्लेस्ड। फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी बल विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है, कार्य है ना। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो यहाँ पे पक्का एक वर्क का होना बनता है, और जब वर्क का होना बनता है तो ये वर्क कैसे होगा? कहीं ना कहीं इस वर्क को करवाने के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है वो एनर्जी कहलाता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो ये ऑब्जेक्ट कार्य करेगा कब? जब इसके पास एक एबिलिटी आ जाए, एक क्षमता आ जाए,
तो ये वर्क करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। और इस कार्य को करवाने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देना होगा, क्योंकि इसके पास अपना खुद का ऊर्जा थोड़े, खाता पीता थोड़े के अंदर एनर्जी जनरेट हो। हमको इसके पास अपना खुद का थोड़ा सा एनर्जी तो होबे ना करेगा, थोड़ा सा एनर्जी इसके अंदर तो होगा। इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास थोड़ा सा अपना ऊर्जा, हर एक पदार्थ के पास अपना थोड़ा सा कुछ एनर्जी है, लेकिन उसको उस जगह से भगाना है, दूसरे जगह ले जाना है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना होगा। वही वाला एग्जाम्पल, 10 रुपया का में यहाँ पे है, इसको अच्छे जगह पे ले जाना है तो 100, 200, 500, 1000 दे दो, तो वह कब अच्छे जगह पे जाके टिकेगा, है ना। समोसा पे काम चला रहा था, अब जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, मारेगा मजा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं। बाहर निकालने के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड का मतलब बाहर से आपको ऊर्जा देना होगा इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को, कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। अच्छा, हालांकि आप डायरेक्ट एनर्जी थोड़े इलेक्ट्रॉन को दे दोगे, पहले तो आप एनर्जी कहाँ दोगे, इस सरफेस पे, मेटल सरफेस, मेटल ही ना, धातु ही ना, क्योंकि धातु में ही तो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री वाला, अधातु में तो होबे नहीं करता, तो फिर उस पर क्यों एनर्जी दोगे, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैसे वाले तत्व लेके आओ जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस सरफेस को, ऊपर सरफेस को। ये सरफेस होगा गर्म, एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो हॉट होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन होगा जिसको एनर्जी मिल जाएगा, या हो सकता है सबको मिल जाए एनर्जी, फिर फटाफट ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया धातु सतह से, ठीक है, हमने निकलवाया किसके द्वारा, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके। ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, ठीक है, ये एक घटना हुआ, प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस, मैंने ऊर्जा दिया, उसके बाद ऊर्जा से सतह गर्म हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर आया, एक प्रक्रिया हुआ, प्रोसेस, एक घटना हुआ, फिनोमिनन हुआ। इसी घटना को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी धातु सतह पर बाहरी ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉनों का करवा दे उत्सर्जन, यानी कहने का मतलब अगर हम किसी धातु की सतह पे बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्रदान करके मुक्त इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर कर दे। मैंने क्या बोला, फिर से वापस, एक आपके पास हिंदी वाले पहले, एक सतह, धातु सतह पर बाहरी ऊर्जा प्रदान करके उस सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने की प्रक्रिया, है ना, यही कहलाती है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। यानी किसी मेटल सरफेस पे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस, उस सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज, या दिस फिनोमिनन इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। इसका 4 प्रोसेस है, वो तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक पे हैं, तो इसका भी डिफिनीशन क्लियर हो गया, वो तो सब लिखवाएंगे हम आपसे। अच्छा, अब बताओ एक बात, हम लोग चल रहे थे वर्क फंक्शन कार्यफलन पे। कार्यफलन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। यानी कि एक चीज तो पता चल गया कि कार्यफलन वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है कम से कम वह ऊर्जा जिसका मुझे तलाश है, जिसका रिक्वायरमेंट है। किस लिए तलाश है, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए। इस प्रोसेस को करवाने के लिए इतनी कम मात्रा की ऊर्जा जो है आवश्यक, वही कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम ये मान लो धातु की सतह है, हम इसमें 5 जूल का ऊर्जा दिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, 6 जूल पे नहीं निकला, 7 जूल पे भी नहीं, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, ठीक है, 11 जूल जैसे ही दिए तो वो बाहर आ गया। तो ऐसा बाहर आया यानी जस्ट सतह से बाहर आया, कितना दिए, 11 जूल, 12 जूल देंगे और स्पीडली निकलेगा, 13 जूल में और निकलेगा। अब जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे उतना तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा ना, ऐसा थोड़ा है कि अब नहीं निकलेगा। हाँ, 11 जूल से अगर कम एनर्जी दोगे तो नहीं निकला, लेकिन 11 से ज़्यादा दोगे तो निकलते रहेगा। तो ये जो तुम 11 जूल है, जहाँ से टर्म चेंज हुआ, 11 से पहले नहीं निकला और 11 के बाद निकला, तो 11 पे भी निकलेगा, 12 पे भी निकलेगा, 13 जूल पे भी निकलेगा, 14 जूल पे भी निकलेगा।
लेकिन 10 पे नहीं निकलेगा। तो कम से कम कौन सा ऐसा ऊर्जा का मात्रा है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, तो वो है 11 जूल। तो ये जो 11 जूल का मात्रा हो गया, ये जितना ऊर्जा हो गया, ये कम से कम मान है। हम इससे ज्यादा देंगे तो भी निकलेगा, तो इसमें सबसे कम वाला ऊर्जा यही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा ही वर्क फंक्शन यानी कार्यफल कहलाता है। और ये सब धातु के लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सारे धातु के लिए एक ही होता है। और 11 जूल तो हम एग्जाम्पल ले लिए, हो सकता है किसी के लिए 2 जूल में काम बन जाए, 3 जूल में किसी के लिए काम बन जाए। यानी वो सबसे कम मात्रा, सबसे मिनिमम अमाउंट का ऊर्जा जिससे ये प्रोसेस हो सके, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, वो ऊर्जा ही, वही ऊर्जा कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहलाता है। तो वर्क फंक्शन एक ऊर्जा है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन का फिनोमिनन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि उससे ज्यादा ऊर्जा दोगे तो स्टार्ट रहेगा, लेकिन वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये है वर्क फंक्शन, समझ गए। वर्क फंक्शन अभी ये सब नहीं लिखना है, ये सारा एक बार में लिखवा लेंगे। तो एक बार और फिर से समझ लेते हैं वर्क फंक्शन क्या है। तो ऐसा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी यानी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सके। एक ऐसी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, एक ऐसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसके देने से किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, या सीधा सीधा ये घटना हो जाए, वो कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉनों का एमिशन कहलाएगा। ये भी आप समझ गए, ठीक है। अब चलो, अब इसको हटाते हैं। अब हम यहां पे एक और बात आपको बताएंगे, वर्क फंक्शन को डिनोट क्या से करते हैं। डिनोटेड बाय यानी सूचित, किससे सूचित करेंगे, तो डिनोटेड बाय फाई नॉट, फाई, ठीक है ना, फाई नॉट और डब्लू। इसको आप फाई नॉट या डब्लू से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक में फाई नॉट और कहीं कहीं डब्लू, ये दोनों में से किसी भी चीज से इंडिकेट कर सकते हैं वर्क फंक्शन। डब्लू है तो वर्क डब्लू से स्टार्ट होता है, तो डब्लू से, या तो इसका स्पेशल कैटेगरी दे दिया है फाई नॉट, जिससे आपको सूचित करते हैं। तो वर्क फंक्शन कहीं भी फाई नॉट और डब्लू लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये क्या है। तो ये वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन है। और वर्क फंक्शन सीधा सा बात एक ऊर्जा है, ठीक है। एक क्या है, ऊर्जा, ध्यान से समझना, ये एक ऊर्जा है, ठीक है। अच्छा, कैसी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर, और सिर्फ धातु की सतह, अधातु में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, तो वहां से बाहर नहीं आएगा, समझ गया। दूसरा बात, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। जैसे लंबाई है तो आप उसको मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, बहुत सारे चीज़ में। एसआई में मीटर हो जाता है, एसआई यूनिट में अगर उसको मेजरमेंट किया जाए। सीजीएस सिस्टम को अगर लेके चला जाए तो सेंटीमीटर हो जाता है। इसीलिए एरिया के लिए, बल के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एक आपको यूनिट्स बनाया गया है, जिसके बेस पर हम लोग उसको मेजरमेंट कर सके, आसान बना सके। 11th का पहला सेकेंड चैप्टर ही आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट ही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है। ऐसे तो आप ये वर्क फंक्शन कार्यफलन एक ऊर्जा है, एक क्या है, ऊर्जा यानी एनर्जी, तो इसका ऐसा यूनिट तो जूल ही होगा। ऐसा यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग होगा, ठीक है। ऊर्जा है तो दुनिया का कोई भी ऊर्जा है उसका ऐसा यूनिट होगा जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग होगा। लेकिन उसके अलावा भी अब जैसे लेंथ है तो लेंथ का, लंबाई को मापने के लिए मीटर यूज करते हैं एसआई में, और सीजीएस में सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऐसा थोड़े कि हम लोग किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर ये सब में नहीं यूज कर सकते, कर सकते, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। जैसे लेंथ है तो लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट है किलोमीटर, हम लोग ज़्यादातर रोड रूट पे किलोमीटर हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, किलोमीटर के बेस पे। तो प्रैक्टिकल यूनिट है ये, एसआई यूनिट नहीं है। एसआई तो जूल और एसआई तो जूल ही है, और सीजीएस जो है वो अर्ग है, क्योंकि एक एनर्जी है। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ज़्यादातर वर्क फंक्शन कार्यफलन को इसी यूनिट में मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एक कंफ्यूजन, कभी कभी बच्चा क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चंस दे देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसका यूनिट है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन 3-4 को दे देता है। तो बहुत लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर या पोटेंशियल विभव को मार के आते हैं, सोचते हैं कि वोल्ट लगा हुआ है, तो वोल्ट तो पोटेंशियल यानी विभव से रिलेटेड टॉपिक का ही ऐसा यूनिट होता है, तो वो सोचते हैं कि वो उसी का विभव का या विभवांतर का यानी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है। आप कभी ये गलती मत करना, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाम वोल्ट लगा हुआ है पीछे, तो ये मत समझना कि ये पोटेंशियल का यूनिट है, ये यूनिट है ऊर्जा का। कान खोल के सुन लो कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मात्रा है, न कि विभव या विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये कान खोल के सुन लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत बार आया भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ गया? अच्छा, तो दो बात आप यहां समझ गए, वर्क फंक्शन का डिफिनीशन, दूसरा डिनोट करना, और तीसरा इसका यूनिट, इसको मेजरमेंट क्या में करते हैं, डिनोट करते हैं फाइ नॉट और डब्ल्यू से, और इसको मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनीशन दीजिए आप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप डिफिनीशन दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनीशन कैसे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे बताया गया है कि अगर ध्यान से समझना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझना है, समझते हैं ध्यान से। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिभाषित होता है किस रूप में, तो जितना वो गतिज ऊर्जा अपने अंदर प्राप्त करता है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिभाषित होता है किस रूप में, तो इलेक्ट्रॉन जितना अपने अंदर गतिज ऊर्जा लेता है, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर प्राप्त करता है, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में परिभाषित होता है। लेकिन ये गतिज ऊर्जा कैसे और कब प्राप्त करता है, तो तब जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे तो आपने 10th में पढ़ा ही था। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 वोल्ट विभवांतर के कारण, इतना चेंजिंग के कारण, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाए त्वरित। ठीक है, त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड। त्वरण आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। तो जब वेग में परिवर्तन होगा यानी वेग आएगा, ठीक है, तो वेग अगर त्वरित हो रहा है तो पक्का वो वेग में परिवर्तन हो रहा है, और अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा तो है ही। समझ रहे हो बात? तो यही मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिभाषित होता है किस रूप में, तो जितना वो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, जितना काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन ये गतिज ऊर्जा आएगा कब, जब हम इलेक्ट्रॉन में 1 वोल्ट विभवांतर यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे, चेंजिंग करवाए, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन हो जाए एक्सेलरेटेड, त्वरित, और इसके त्वरण से जितना काइनेटिक एनर्जी आएगा वो सारा ये प्राप्त करेगा इलेक्ट्रॉन, और वही ऊर्जा, वही एनर्जी कहलाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का मात्रक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस रूप में, तो ये गतिज ऊर्जा ही है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जितना गतिज ऊर्जा इसको प्राप्त हो रहा है, जितना काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन कंडीशन है कि वो गतिज ऊर्जा किसके कारण से आना चाहिए, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट के विभवांतर के चेंजिंग में त्वरण उत्पन्न हो जाए, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाए, और उसके कारण से जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो प्राप्त कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। समझ गया डेफिनेशन? ठीक है, सारा चीज हम लिखवाएंगे। चलो अब इसको वापस मिटाते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है, तो इस आधार पर यह पता चलता है, इस आधार पर ध्यान से समझना, इस आधार पर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सूचित करते हैं स्मॉल ई और कैपिटल भी से, ये चीज ध्यान रखना, छोटा ई और बड़ा भी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन
इंटू 1 वोल्ट। एक तो वो परिभाषा हो गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के रूप में डिफाइंड होता है, लेकिन इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में संख्यात्मक रूप में कैसे परिभाषित करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश गुने 1 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और 1 वोल्ट के गुणनफल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एग्जैक्टली ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यही होता है माइनस में और प्रोटॉन पे प्लस में। ठीक है, ये सब तो आप पहले ही पढ़े हो। तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन हम इसको इतना ही लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम शॉर्ट में। ठीक है, तो इतना इंटू 1 वोल्ट। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, ध्यान देना 1 मिनट, 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। अब ये बड़ा सोचा हुआ कि यह कैसे आता है, यानी वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम आता है, यानी कि सीधा सीधा ये बोल सकते हैं ना कि 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। कैसे? वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, वर्क अपॉन चार्ज, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो विभव का भी हो जाएगा, कार्य का यूनिट जूल हो जाएगा और आवेश का हो जाएगा कूलम्ब। पर आवेश का यूनिट कूलम्ब होता है, तो भी बराबर, यानी हम इसको बोल सकते हैं भी बराबर जूल पर कूलम्ब, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब। तो इसी के आधार पर अगर हम इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जूल बराबर VC, यानी 1 जूल बराबर 1 वोल्ट कूलम्ब। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे वोल्ट कूलम है या कूलम वोल्ट, जो भी आगे पीछे लिखा हुआ है, तो वोल्ट कूलम या कूलम वोल्ट 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ये सारा आपके नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। अभी हम यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। पहला वो आपसे पूछ सकता था कि 1 इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन का इस मात्रक क्या होता है, इसको किस रूप में मापते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। या ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो ऊर्जा का, या कार्य फलन भी तो एक ऊर्जा ही है यानी एनर्जी का। दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये सब आप याद रखोगे। हालांकि 2-3 चीज़ और भी यूज होता है, जैसे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। ये सब प्रीफिक्स है, सब 11th में पढ़ना था। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना, 9 में से 6 गया 3, यानी 13 ना, इस तरह से। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो वो तो अलग अलग है, मेगा, गीगा, टेरा, पिको है, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मेन तो आपका यही हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। समझ गए बात? अच्छा, डिफिनेशन सबका समझ गया। एक और बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कॉपी पे अपना साइड में लिख लो। और इस इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 इंटू 109 होता है, 9.109। लेकिन उसको 9.109 09 को लगभग 10 लिख देता है तो 1 हो जाता है।
ठीक है ना, 10 ना लिख के बाद वाला डिजिट हटा दिया, तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, जिसको 1.6 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 होता है, जिसको आप 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg भी लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये भी आप समझ गए, सब स्क्रीनशॉट नहीं लेना, टॉपिक का नाम लिख लिख के वो सारा लिखते चला जाना है। तो इस टॉपिक का डिफिनीशन आपको डिस्प्ले पे देने से पहले हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, ये आप समझ गए। ठीक है, चलो हम इसको मिटाते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर आपको दिक्कत हो आप वीडियो को, अब तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पीछे कर दीजिए बैक जल्दी से और फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, डिटेल्स करके हम शॉर्ट में नहीं निकाल रहे, पूरा एक्सप्लेन करके बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक और बात। मैंने क्या बताया कि डिफिनीशंस के अनुसार यही ना पता चला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ये एक काइनेटिक एनर्जी है। ये हमने बताया कि नहीं, कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो दोनों बराबर ना हुआ। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखाता है ऐसे, ठीक, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आपने पढ़ा होगा, 12mv²। यहाँ बड़ा भी लिखे, यहाँ छोटा भी, क्योंकि यहाँ वोल्ट है और यहाँ वेलोसिटी है, 12mv², यानी मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग, आपने पढ़ा था 12mv²। ठीक है, अच्छा, ई लगा देते हैं m में, तो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m से भी मास हो जाएगा, ई लगा दिया तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि ये सारा कहानी इलेक्ट्रॉन के लिए ही ना पढ़ रहे हो। अच्छा, यहाँ से v का वैल्यू निकालो, एक काम करते हैं पलट के लिख लेते हैं। ठीक है, v थोड़ा बड़ा ले लेना। अच्छा, v² का वैल्यू इस सब को उधर ले जाते हैं, 2 तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है, और m ही चलाएगा डिवाइड में। अच्छा, तो v बराबर √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m। ये एक डिफिनीशन हो गया, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है। ये v छोटा v यानी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए। तो ई तो दो गो तो फिक्स है, ई क्या है, वैल्यू। ठीक है, अच्छा, एम ई क्या है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा, उतने रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स हो गया, तो ये दोनों तो फिक्स है और दो तो रहेगा ही। अब रह गया भी, बड़ा वाला भी है रही, भी मतलब वोल्ट। तुम अगर 1 वोल्ट दोगे तो यहाँ ए भी का वैल्यू 1 रख के बाकी सब का वैल्यू रख के सॉल्व कर लो कि कितना वेलोसिटी निकल जाएगा, यानी कितना मीटर पर सेकेंड का इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, वेलोसिटी होगा। अगर 2 वोल्ट देते हो 3 वोल्ट, जितना वोल्ट दोगे इस वोल्ट यहाँ पे, माने कि जितना वोल्ट तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना वोल्ट विभवांतर तुम दे रहे हो, उसका मान यहाँ रख दो। ई और एम ई का मान पता ही है, रख लो, पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से कितना वेग से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी यानी वेग प्राप्त करने का, न्यूमेरिकल्स हो सकता है। ठीक है, अब ये सारा टॉपिक अब आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और सारा नोट्स बना लेना है, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मज़ा आ रहा होगा, लाइट से भी ज़्यादा टफ है ये, समझ गया। अब एक काम करते हैं, वीडियो को अब यहीं रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये 3 टॉपिक में ही वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है। अब ये बाकी, हालांकि इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन अब इसका पार्ट्स है, तो इसका एक अलग सेक्शन ही हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक बड़ा चल गया है और फिर दिक्कत होता है, आप ही लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स बना लीजिए तो आप प्रूफ जरूर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मुझे, स्क्रीनशॉट नहीं सॉरी फोटो क्लिक करके भेज दीजिए कि आपने नोट्स तैयार कर लिया है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि 1 महीना में काफ़ी लंबा सिलेबस चल जाएगा और उम्मीद है कि जुलाई तक क्लास खुल जाएगा, क्योंकि वो मैसेज आ रहा है सब जगह, पेपर भी दे रहा है कि जुलाई तक खुलने का, ज़्यादातर 80% तक उम्मीद है कि जुलाई तक सारा क्लासेस, शैक्षिक जितना भी शिक्षण संस्थान है वो सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये जो आपका 1 महीना जो बर्बाद जा रहा है वो हम जल्दी से, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, तो मज़ा भी आएगा और आपका सिलेबस में कोई डाउट भी नहीं होगा। और ऐसे भी हम लोग सिलेबस को काफ़ी आगे तक पहुंचा दिए हैं बाकी कोचिंग्स के अलावा।
बाकी कोचिंग से आप कंपैरिजन कर सकते हो, आपका सिलेबस काफ़ी आगे चल गया, बाकी कोचिंग का तो सिलेबस रुक चुका है वहाँ पे, या बाकी सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो। अपना जो मैथ और फिजिक्स का है वो लगातार चल रहा है, आपका टॉपिक काफ़ी आगे तक जा चुका है, सिलेबस मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास बंद भी है तो लगातार वीडियो चल रहा है, जुलाई में ओपन हो ही जाएगा, तो जुलाई में मिलते हैं और इस पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है कि आप टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कब भुला जाए। हाँ, और जब वीडियो देखिए तो आप ईयरफोन लगा के जरूर देखा कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इधर उधर ध्यान ना जाके सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान रहे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबा लीजिए। और कुछ बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, कमेंट कीजिए, कम से कम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी होता है, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय का वो देखिए, ठीक है। और मुझे जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।